नमस्कार। चलिए, आज इतिहास के एक ऐसे साल की बात करते हैं जो सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि एक पूरी कौम के जागने की कहानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1857 की। इसे सिर्फ एक साल कहना ठीक नहीं होगा। ये एक चिंगारी थी, एक ऐसी चिंगारी जिसने सदियों से दबी हुई आवाजों को एक ज्वाला में बदल दिया। अब देखिए, इस घटना को ना दो अलग अलग नामों से जाना जाता है। अंग्रेज इसे कहते हैं सिपाही विद्रोह, मानो ये बस कुछ सैनिकों की छोटी मोटी बगावत हो। लेकिन भारत के लिए ये था पहला स्वतंत्रता संग्राम। और बस इन दो नामों का फर्क ही पूरी कहानी का नजरिया बदल देता है। तो आइए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये कोई मामूली विद्रोह क्यों नहीं था। ये तो एक तरह से भारत की आत्मा की सामूहिक पुकार थी। इसे समझने के लिए जरा उस वक्त के भारत की तस्वीर देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो यहाँ सिर्फ व्यापार करने आई थी, अब धीरे धीरे पूरे देश की मालिक बन बैठी थी। और उसकी नीतियों से समाज का हर तबका, चाहे वो किसान हो, कारीगर हो, सैनिक हो या राजे रजवाड़े, हर कोई त्रस्त था। लेकिन ये जो गुस्सा था, ये कोई एक दिन में नहीं भड़का था। इसके पीछे दशकों से वजहें जमा हो रही थीं, जिन्होंने इस विद्रोह के लिए कह सकते हैं एक जमीन तैयार कर दी थी। मोटे तौर पर देखें तो इन वजहों को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक धार्मिक। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले आते हैं राजनीतिक कारण। लॉर्ड डलहौजी की एक पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति। इसके तहत झांसी, सतारा, नागपुर जैसे कई राज्यों को सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ऊपर से भारतीय शासकों के साथ जो अपमानजनक बर्ताव हो रहा था, वो आग में घी का काम कर रहा था। अब आते हैं आर्थिक वजहों पर। कंपनी की नीतियों ने भारत को जैसे अंदर से खोखला कर दिया था। किसानों पर इतना भारी लगान लगाया गया कि वो कर्ज में डूबते चले गए, और ब्रिटेन से आने वाले सस्ते माल ने हमारे पारंपरिक कपड़ा और हैंडीक्राफ्ट उद्योगों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। नतीजा, लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए। और शायद जो सबसे गहरी चोट थी, वो लोगों की आस्था और परंपराओं पर की जा रही थी। ईसाई मिशनरियों को बढ़ावा देना, भारतीय रीति रिवाजों में दखल देना, इससे लोगों के मन में ये डर बैठ गया कि अंग्रेज उनके धर्म और संस्कृति को ही खत्म कर देना चाहते हैं। तो मतलब बारूद तो पूरी तरह जमा हो चुका था, बस एक चिंगारी लगनी बाकी थी। और वो चिंगारी लगी मेरठ में। वो चिंगारी थी एक नई राइफल के रूप में, एनफील्ड राइफल। असल में इसके कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा होता था, और इन कारतूसों को राइफल में भरने से पहले दांत से काटना पड़ता था। अब ये हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिकों के धर्म पर एक सीधा हमला था। तो हुआ ये कि 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया और बगावत का बिगुल फूंक दिया। वो रातों रात दिल्ली के लिए निकल पड़े और अगले ही दिन यानी 11 मई को दिल्ली पहुंचकर बुजुर्ग मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। और ये आग सिर्फ दिल्ली में नहीं रुकी, ये तो पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गई। कानपुर में कमान संभाली नाना साहिब ने, झांसी में मोर्चा संभाला रानी लक्ष्मीबाई ने, अवध में बेगम हजरत महल थी, तो बिहार में कुंवर सिंह जैसे नेताओं ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। और इन सब में रानी लक्ष्मीबाई का नाम हिम्मत और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। उनका ये नारा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ एक रियासत बचाने की जंग नहीं थी, ये पूरे भारत के आत्मसम्मान की आवाज थी। लेकिन इतनी बहादुरी और इतने बलिदान के बावजूद इस महान विद्रोह को आखिर में कुचल दिया गया। अब कहानी के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो थोड़ा दुखद है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इतनी बड़ी क्रांति नाकामयाब क्यों हुई? इसके पीछे कई बड़ी वजह थी। देखिए, सबसे बड़ी कमी थी एक सेंट्रल लीडरशिप की। विद्रोहियों में जोश तो बहुत था, पर कोई एक साथ मिलकर बनाई गई योजना नहीं थी। उनके हथियार भी पुराने थे, जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक बंदूकें और एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सेना थी। और एक कड़वा सच ये भी था कि कई भारतीय राजा महाराजाओं ने विद्रोहियों का साथ देने के बजाय अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने इसका जो जवाब दिया वो बहुत ही बेरहम था। दिल्ली में भयानक कत्लेआम हुआ, हजारों लोगों को बिना किसी सुनवाई के फांसी पर लटका दिया गया और गांव के गांव जला दिए गए, ताकि भविष्य में कोई फिर से ऐसी हिम्मत ना कर सके। इस विद्रोह के बाद भारत में बहुत कुछ हमेशा के लिए बदल गया।
सबसे पहली बात, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म कर दिया गया और भारत पर सीधा शासन ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया का हो गया। सेना को भी दोबारा से बनाया गया, जिसमें भारतीय सैनिकों की संख्या काफी कम कर दी गई। लेकिन क्या 1857 की कहानी सिर्फ एक हार की कहानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इस हार में ही एक बहुत बड़ी जीत छुपी थी। इसे ऐसे समझिए, हाँ, जंग के मैदान में ये एक हार थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लोगों के दिमाग में ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। अंग्रेजों का जो खौफ दिलों में बैठा था वो हमेशा के लिए टूट गया। 1857 की सबसे बड़ी देन यही थी कि इसने उस वहम को तोड़कर रख दिया कि अंग्रेजों को कोई हरा ही नहीं सकता। इसने ये साबित कर दिया कि अगर भारतीय एक हो जाएं तो वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी चुनौती दे सकते हैं। 1857 के जो हीरो थे, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे, उनकी कहानियां लोगों की जुबान पर चढ़ गईं। ये नाम घर घर में गूंजने लगे और इन्हीं बलिदानों ने आने वाली पीढ़ियों के अंदर राष्ट्रवाद की वो आग जलाई जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए जमीन तैयार की। तो आखिर में यही कहा जा सकता है कि 1857 सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये एक जागरण था, एक गहरी नींद से जागना, एक ऐसी चेतना का जन्म जिसे कोई भी ताकत फिर कभी दबा नहीं सकी। ये थी भारत की आज़ादी की पहली दहाड़। ऐसे ही रोचक डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगली डॉक्यूमेंट्री आप किस टॉपिक में चाहते हैं। धन्यवाद।